हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था बीपीएससी की तैयारी के बारे में, आज उन्हीं कुछ वीडियो को लेकर के सामने आया है। जो बुक है एनसीईआरटी बुक का प्राचीन भारत से जितने भी क्वेश्चन अध्याय 2 में बनेंगे उनका सब पॉइंट आपको बता दिया जा रहा है। टोटल पॉइंट जो है 6 है, ठीक है। पहला है इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। जो भी एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहे हैं। इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक विदेशी। तीसरा पॉइंट है ईसाई धर्म प्रचारक और ज्ञानदेव। चौथा पॉइंट है समाजवादी इतिहास के लेखन। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रवादी का दृष्टिकोण। और छठा पॉइंट है इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा। समझ में आ रहा बात को? और आज जो है इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा प्रारंभिक विदेशी, ये 2 पॉइंट हम बुक पढ़ेंगे। और आप लोगों को अगर बुक है तो बुक से देखिएगा, और बुक नहीं है तो मेरी आवाज़ को सुनिएगा। बुक लगा करके पढ़ना अभी प्रॉब्लम है क्योंकि उतना सामग्री है नहीं कि बुक लगा करके हम आपको पढ़ा कर दिखा सके। बस आप लोग साथ दीजिए कि बुक लगा कर पढ़ाने लायक हो जाए। समझ में आ रहा बात को? ये 2 पॉइंट, ये 1 2 3 4 पॉइंट जो है ये दिया हुआ है बुक में। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, प्राचीन भारत इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा प्रारंभिक विदेशी, ये 2 पॉइंट हैं। तो याद रखिए इसमें 2 पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट का ये 8 क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, ये 2 पॉइंट देखिए, ये 8 क्वेश्चन हम बना के रख दिए हैं। और आप कहानी पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ हम आंसर लिख देंगे। चलिए हम कहानी को पढ़ते हुए जाएंगे और आप ध्यान दीजिएगा। जहाँ जहाँ प्रश्न बनेगा वहाँ हम आंसर आपको बता देंगे। ध्यान से सुनिएगा। इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। इतिहास के अध्ययन का एक रोचक पहलू स्वयं इतिहास लेखन के इतिहास का जानना है। इससे आपको इस बात की झलक मिलती है कि बदलती व्यवस्थाओं से कैसे स्वयं इतिहास भी बदल जाता है। किस प्रकार एक ही आधारभूत जानकारी और एक ही साक्ष्य की विभिन्न विद्वानों के हाथों में जाकर बिल्कुल भी भिन्न हो जाता है। इस अध्याय में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के ठीक इसी पहलू की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन कब और कैसे शुरू हुआ और एक बहुत लंबे काल में विभिन्न मार्गों को तय करते हुए इनके किस मांगों के प्रगति हुई, आगे बढ़ा। बहुत से विदेशी विद्वानों का मत था कि भारतीय इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी। बहुत से विदेशी विद्वान सोचते थे कि भारत को इतिहास लिखने की कला नहीं था और इसी इतिहास का नाम पर जो कुछ भी लिखा गया वो बिना किसी अर्थ कहानी से अधिक कुछ नहीं था। वो लोग कहते कि कोई अर्थ तो है नहीं, कुछ सबूत तो है नहीं, ये लोग सिर्फ कहानी पे इतिहास लिखते थे। उनका यह निर्णय बड़ा कठोर प्रतीत होता है। यह कहना कि भारतीयों को अपने इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था और उन्हें इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी, बिल्कुल गलत है। प्राचीन भारत में इतिहास ज्ञान को बहुत अच्छा स्थान दिया जाता था। प्राचीन भारत में इतिहास का जिसको ज्ञान था उसको अच्छा स्थान दिया जाता था। उसे वेद के समान पवित्र माना जाता था। अथर्ववेद, ब्राह्मणों और उपनिवेशों में इतिहास पुराण को ज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा को यह सलाह दी है कि उसे प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने चाहिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। हम बोलते जा रहे हैं और आप लोग क्वेश्चन
लिखते जाइए और आंसर भी हम साथ में कराते जाएंगे। कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य भी बोलते हैं इनको, समुद्रगुप्त भी इन्हीं को बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को? वो क्या सलाह दी? कौटिल्य ने सलाह दिया कि राजा को प्रत्येक साल इतिहास के गाथा को सुनना चाहिए, वर्णन सुनना चाहिए। पुराणों के अनुसार इतिहास के विषय में सार, सृष्टि की उत्पत्ति, समंत, वंश का मतलब राजाओं और ऋषियों की वंशावली, और वंशानुचित माने कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियां। पौराणिक साहित्य बड़ा विशाल है और 18 मुख्य पुराण है। पुराणों की संख्या कितने हैं? 18, लिखते जाइएगा। पुराणों की संख्या कितने? 18, और अनेक अन्य ग्रंथ। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी पुराणों राजवंशों का वर्णन अर्जुन के पौत्र पराक्षित के शासनकाल को आधारभूत संदर्भ में मानते हुए किया गया है। यानी पुराण के जितने कहानियां अर्जुन के यानी पोता पोती, जो पोता थे पराक्षित, राजा पराक्षित, कहानी सुने होंगे, उससे पहले के सभी राजवंशों और राजाओं का उल्लेख भूतकाल के में किया गया है, और उसके बाद राजाओं और राजवंशों का उल्लेख भविष्य काल में किया गया है। उसके बाद का राजाओं का उल्लेख भविष्य काल में किया गया। संभवतः इसका कारण यह है कि पराक्षित एक राज्यरोहण की कलयुग का प्रारंभ माना जाता है, यानी कलयुग का शुरुआत राजा पराक्षित के काल से ही शुरू हुआ था। ठीक है। पुराणों के संदर्भ में यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत में इतिहास के अतीत के प्रकाश में वर्णित और भविष्य को अलौकिक करने के साधन समझ जाता था। इसलिए इतिहास का प्रयोजन यह समझना और बताना था कि व्यक्तियों का परिवार के प्रति, परिवार को अपने वंश के प्रति, वंश का गांव के प्रति, गांव का जनपद और राष्ट्र के प्रति, और अंत में समूची मानव के प्रति यह कर्तव्य है, और उनके त्याग एवं बलिदान का भावना कैसे उत्पन्न की जाए। इतिहास को राजाओं, राजवंशों के नाम और उनकी उपलब्धियों आदि का विशाल संग्रह नहीं समझना चाहिए। इससे संस्कृति का सामाजिक चेतना जागृत करने का एक सशक्त साधन माना जाता था। शायद इसी वर्षा ऋतु में और त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर प्रत्येक गांव नगर पुराणों का वचन और पुराण सुनते थे। हो सकता है कि पुराण आधुनिक इतिहास लेखन की कसौटी पर खरे ना उतरे, अथवा जिन्होंने इसे लिखा उन्हें इतिहासकार के शिल्प विज्ञान का क्या कोई ज्ञान ना हो सकता है, किंतु उन्हें अपने कार्य, प्रयोजन एवं स्वयं इतिहास के प्रयोजन की पूरी जानकारी थी। इतिहास की उनको पूरी जानकारी थी। F.E. पार्जिटर और H.C. राय चौधरी जैसे बहुत से इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावली के आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश की। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज कब आए थे? 324 से 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। देखिए क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके राज्य में भारत आए थे? आंसर लिखेगा चंद्रगुप्त मौर्य। कब आए थे? कब से कब तक थे? 324 से 300 ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व ईसवी, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे कमेंट करके। किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है। बता रहे कि 153 राजा के बारे में बताया है, जो अब तक बीते 6053 वर्ष के हो गए हैं। कलहन, देखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कलहन। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखिए कलहन।
कलहन, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कलहन लिखित राजतरंगिणी इतिहास की एक अन्य ऐसी कृति है जो निसंदेह अपने किस्म का एक में उदाहरण है। अपने दृष्टिकोण और अपनी ऐतिहासिक विषय वस्तु के लिए इतिहासकारों में इसका बहुत अधिक सम्मान है। समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक विदेशी। कौन कौन विदेशी थे? जब हम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर लिखे गए इतिहास पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि इस दिशा में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखक का है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय हेरोडोटस, नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रेबो, जेस्ट, प्लिनी और टोलमी है। लेकिन मेगास्थनीज को छोड़कर इन सभी ने भारतीय इतिहास को सही अर्थों में केवल सीमांतिक रूप में ही स्पर्श किया, जो सीमा तक ही जाना और समझा। उनका सरोकार अधिकांश भारत के उत्तर पश्चिम भागों और प्रधान उन क्षेत्रों से ही रहा जो फारस, पारसिया जिसको बोलते हैं, यूनान के क्षत्रपो राजा के भाग्य थे अथवा जहां सिकंदर का अभियान हुआ था। समझ में आ रहा? मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत पूर्वक लिखा है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा था। समझ में आ रहा बात को? मेगास्थनीज ने अपने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक आज हमें उपलब्ध नहीं है। हमें मेगास्थनीज द्वारा लिखित बातों का पता डायोडोरस, स्ट्रेबो और एरियन के लेखों से मिलता है, उनके उदाहरणों से लगता है। यह बहुत स्पष्ट है कि मेगास्थनीज जो है कि भारत समाज और सामाजिक व्यवस्था की बहुत कम जानकारी थी। उदाहरण के लिए उसने लिखा है कि भारतीय समाज 7 जातियों पर आधारित था। ऐसा प्रतीत होता है कि मेगास्थनीज के लेखों में जो विसंगतियां पाई जाती है उनका कारण यह है कि उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था, वह भारतीय समाज का अंग नहीं था और इसलिए यहाँ के जन मानस से परिचित नहीं थे। वो बड़े आश्चर्य की बात है कि ईसा की पहली कुछ शताब्दियों के दौरान भारत के साथ गहरे व्यापारिक संबंधों के बारे में उस काल की भारतीय साहित्य परंपरा में इतने कम उल्लेख मिलने हैं। इतिहास लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण अल-बरूनी से शुरू होता है। इतिहास लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण कहाँ से शुरू होता है? अल-बरूनी से। देखिए, अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी से शुरू होता है, जिनका जन्म सन 973 ईसा पूर्व, कब जन्म हुए थे? 973 ईस्वी में मध्य एशिया में हुआ था और जिसकी इनका मृत्यु हुए थे ईस्वी में वर्तमान अफगानिस्तान में हुए थे। कहाँ हुए थे? अफगानिस्तान। ठीक है, अब अफगानिस्तान में हुई थी। वह अपने समय का एक महान विद्वान था और गजनी के महमूद का समकालीन था। अल-बरूनी किसके समकालीन थे? अल-बरूनी जो थे गजनी के, महमूद गजनी के समकालीन थे। यह गजनी के महमूद का समकालीन था। जब महमूद के मध्य एशिया के कुछ भाग पर विजय प्राप्त की तो वह अल-बरूनी को अपने साथ ले गया। यद्यपि अल-बरूनी को अपनी स्वतंत्रता छीन जाने का दुख था, लेकिन उसने अपने कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सहारा
की मेगास्थनीज के विपरीत अल-बरूनी ने सांस्कृतिक भाषा यानी संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों की सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उसने जिन रचनाओं का अध्ययन किया उनकी सूची काफी लंबी और प्रभाववाद है। उसके अध्ययन का क्षेत्र दर्शन, धर्म, संस्कृत और समाज से लेकर विज्ञान, साहित्य, कला और चिकित्सा तक है। अल-बरूनी की कृति को काफी हद तक वस्तुपरक कहा जा सकता है और जहाँ कहीं भी उससे गलती हुई वो किसी अन्य कारणों से नहीं बल्कि उस प्रसंग को ठीक तरह से समझ ना पाने के कारण हुई थी। उस जगह को सही से नहीं समझ पाए, इसलिए उनसे गलती हुई। अल-बरूनी की तुलनात्मक रूप से उन धार्मिक अथवा नस्ली पक्षपात से मुक्त होने का श्रेय दिया जाता है जो हमें उसके परिवर्तन मुस्लिम अथवा यूरोपीय लेखकों की कृतियों में देखने को मिलती है। लेकिन अल-बरूनी भी कभी कभी अपना क्षोभ व्यक्त करता है, यानी अपने गलती को दिखाता है, जब वह व्यंग्यता पूर्वक कहता है, यानी कुछ युगों से बात करता है कि हिंदू यह सोचते हैं कि उनके देश के जैसा अन्य कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र के जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजा के जैसा कोई राजा नहीं, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला पॉइंट जो है ईसाई धर्म प्रचारक और ज्ञानदेह है, जो अगला वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।